हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और आज हम ये जो स्वतंत्रता संघर्ष है जिसमें हम विपिन चंद्रा की किताब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसमें हम अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आज का जो अध्याय है उसका नाम है भारतीय पूंजीपति और राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, आप लोगों को किसी भी टॉपिक की थीम को पहले समझाने का प्रयास करता हूं। आज भी मैं वैसा ही करूंगा। लेक्चर नंबर आज 56 है और अध्याय नंबर 29 है भारतीय पूंजीपति। इनको लेकर के हमारे दिमाग में जब भी हम लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष पढ़े हैं और अगर इस एंगल से नहीं सोचा है जिस एंगल से ये टॉपिक लिखा है, तो इनके बारे में विचित्र विचार हमारे मन में आते हैं कि ये तो एक ऐसा वर्ग है जिसने अपनी पूंजीपति अपने पैसे के लिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कोई खास योगदान दिया नहीं। पर इस चीज़ को कहना आज इसको पढ़ने के बाद शायद आपका इसमें मनोविचार जो है वो बदलेगा। आज के इस टॉपिक में हम ये समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि जो भारतीय पूंजीपति है उसने राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे योगदान दिया। देखिए, इस किताब की एक खासियत यही है कि जो हम स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं तो उसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन तो पढ़ेंगे, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन तो पढ़ेंगे। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो रोज इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते हैं और अक्सर इस कार्यक्रम को देखते रहते हैं, जिन्होंने पूरा फॉलो किया है, उन्हें मालूम होगा कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसमें विभिन्न कारकों के योगदान की लगातार अलग अलग अध्यायों में चर्चा करी है। यानी कि किताब उसी आधार पर लिखी गई है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, यहाँ से हमने इसको समझना शुरू किया और फिर ये समझा कि इसमें अन्य अन्य वर्ग के लोग कैसे जुड़ते चले गए। चाहे वो आपका श्रमिक वर्ग की बात हो, चाहे ये जो है आपका क्या नाम है, किसान की बात हो, चाहे वह जातीय बात हो, चाहे इसको हम राजनीति से जोड़ करके देखें, राजनीति में चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस या अन्य लोग हों, हर तरह से हम इसको पढ़ करके देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, किसको किसको और कैसे कैसे किस किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। इन सब चीज़ों का योगदान हमने आपको इसमें एक एक करके पढ़ाया है। आज उसी क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि पूंजीपति का क्या योगदान है। जैसे आप जब किसान आंदोलन और श्रमिक आंदोलन पढ़ रहे थे तो अक्सर आपको देखने को मिलता था कि इस वर्ग का भारतीय पूंजीपति वर्ग से भी क्या होता था, कई बार संघर्ष होता था। और ये वाला जो वर्ग है इसको लेकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भी बहुत सतर्क रहती थी कि वो इनका साथ दें या इस वर्ग का साथ दें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये सब चीज़ें हम लोग आज पढ़ चुके हैं। उसी तरीके की चीज़ें आज हम यहाँ फिर पढ़ेंगे, लेकिन दृष्टि जो है वो अलग होगी, सोच जो है वो अलग होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास जो है वो सभी की आंखों और मुंह से सुन करके देख करके पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन समझना अपने मन से ही चाहिए। उसे आपको क्या समझ में आया उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हमें रखना चाहिए। लेकिन केवल एक तरफ की बातों को पढ़ करके किसी के प्रति निर्णय लेना, किसी भी संस्था या फिर व्यक्ति के प्रति निर्णय लेना, ये उचित नहीं होगा। ये चीज़ आपको शायद यहाँ पर सीखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स उन लोगों के लिए एकदम रामबाण बैच है जो लोग प्रीलिम्स 2025 को निकालना चाहते हैं, 2025 प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये फास्ट रिवीजन का एक बैच है। फास्ट रिवीजन इन द सेंस कि अभी ये बैच शुरू हुआ है 11 तारीख से और आपको मालूम है बेहद निकट आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षाओं को ये ध्यान रखें कि फाउंडेशन बैच नहीं है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं और आप चाहते हैं कि अब एक डेडिकेटेड बैच के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, तो ये वही बैच है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप इससे जुड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें कंप्लीट जो है वो जो प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको जो क्लासेस चाहिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस जो आपको चाहिए सब्जेक्ट वाइज, वो आपको मिलेंगी। डेली जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उस पर आधारित डेली 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे MCQ, लेकिन ये केवल 24 आवर्स के लिए ही ओपन होंगे और वन टाइम ओपन होंगे, वन टाइम।
मतलब आज अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा तो कल तक इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब भी एक बार खोलेंगे आप विंडो को, उस विंडो को एक बार में ही 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 24 घंटे में कई बार नहीं खोल सकते आप, 24 घंटे में एक बार खोल सकते हैं। तो जब आपको रिवीजन हो जाए तभी आप इसको ओपन करें और अटेम्प्ट करें, इससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके वीडियो लेक्चर्स भी जो सोल्यूशन है इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे वीडियो में, और साथ ही साथ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स को लेकर के सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। इसमें आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा सिमुलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे, सिमुलेटेड टेस्ट वगैरह जो हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। अर्थात जैसे एग्जाम हॉल में आप पेपर में बैठ करके पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठ करके क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलेगा। तो प्रीलिम्स का जिनका टारगेट है, इसमें प्रीलिम्स को लेकर के पढ़ाना, रिवीजन करना, टेस्ट देना, टॉपिक वाइज टेस्ट देना और PDFs वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिलेंगी ऑनलाइन। ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हैं इसे विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। बैच जो है इसका शुरू हो चुका है। ठीक है, फिर इसका बैच शुरू हो चुका है। आज इसकी फर्स्ट क्लास थी, तो 20 नवंबर तक इसमें इनरोलमेंट आपको करना है। 20 नवंबर तक इनरोलमेंट इसमें होगा, इसके बाद ही बैच क्लोज हो जाएगा। तो मात्र 5,999 में पूरी प्रीलिम्स की आपकी तैयारी हो रही है। इससे बेहतरीन आपको क्या ही मिलेगा। फटाफट से जाइए, विरद लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए और जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं भारत में स्वतंत्रता संघर्ष की, तो स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देने वाले अन्य वर्गों में एक वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग भी है। ठीक है, पूंजीपति वर्ग ये भी एक वर्ग है। और पूंजीपति वर्ग में कई सारे, देखिए जब हम पूंजीपति वर्ग की बात कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनका उद्देश्य जो है वो व्यापार है, आगे लेकर के चलना है, तो वो जो वर्ग है उसमें से कई सारे ऐसे लोग थे जो आंदोलन में शामिल थे। आंदोलन में कौन से आंदोलन की बात हो रही? राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल जो लोग थे उनकी बात हो रही। कई सारे लोग इनमें से ऐसे थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा भी थे और आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे, और इस नाते भी उनको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिल चुका था। नाम की जो ख्याति है वो भी व्यापार में बहुत काम आती है, तो वो भी उनको कांग्रेस के माध्यम से मिल चुका था। पर इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इसका लाभ उठाया है कि कांग्रेस में वो इसलिए जुटे हैं कि उनको अपने व्यापार में लाभ मिल जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो पूंजीपति थे। उन्होंने, कई सारे पूंजीपति ऐसे हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए। जैसे कुछ नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, जमनालाल बजाज, वाडीलाल लल्लू भाई मेहता, सैमुअल एरों और लाला शंकर, ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस से जुड़ करके तमाम सारे राष्ट्रीय आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था वैसे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया, अदर देन जो कांग्रेसी हैं वो भी इसमें जो है शामिल होते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे घनश्याम दास बिड़ला, अंबालाल साराभाई, वालचंद्र हीराचंद। ठीक है, ऐसे कई सारे नाम हैं। मतलब कई सारे जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वो पूंजीपति वर्ग भी आपको किस में देखने को मिलेगा? वो आपको संघर्ष में आपको देखने को मिलेगा जो स्वतंत्रता के लिए चलाए जा रहे हैं। तो ये दोनों तरीके के लोग हैं। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना शामिल होने वाले पूंजीपति वर्ग, जो कॉमनली अगर हम देखें तो एक कॉमन बात है कि वो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पर कुछ थे जो नहीं भी शामिल थे, जो इस तरीके के आंदोलनों का विरोध करते थे, जिनके ऊपर औपनिवेशिक शासन सत्ता का प्रभाव रहता था। ऐसे भी आपको कई सारे क्या देखने को मिल जाएंगे? पूंजीपति मिल जाएंगे। तो अब हम इस चैप्टर में ये देखना चाहते हैं कि भारत में किस तरीके से पूंजीपतियों का यहाँ पर योगदान हुआ। उस योगदान को समझने के लिए हमें पहले पूंजीपतियों के विकास को समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट जो है उस दिशा में जो है उसको समझना पड़ेगा। तो पूंजीवाद का जो विकास है उसको आइए समझें। भारत में जो पूंजीवाद है, देखिए देश दुनिया में तमाम सारे ऐसे पूंजीवादी आंदोलन चलते हैं या पूंजीवादी एक समाज आपको देखने को मिलता है जिसका वहाँ की जनता ने कई बार विरोध भी किया है। और आपको मालूम है कई सारे विचार जो हैं इसी पूंजीवाद के खिलाफ में आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया में जो पूंजीवाद हुआ
वो एकदम डिफरेंट टाइप का पूंजीवाद है। कैपिटलिस्ट जो यहाँ की थ्योरी है, देखिए कुछ तो पूंजीवादी जो थे वो तो ठीक है कि वो औपनिवेशिक शासन के गिरफ्त में होने के साथ साथ वो जो है कुछ और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आंदोलनों का विरोध करना, ये सब चीज़ें वो करते थे। लेकिन मैं सबकी बात ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सबकी बात अगर हम भारत के दृष्टिकोण में करेंगे, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो हमको देखने को मिलेगा इसमें ठोस आर्थिक विकास, यानी भारत में जो पूंजीवाद है उसका एक सटीक और ठोस आर्थिक विकास आपको देखने को मिलेगा। और ये ठोस आर्थिक विकास उस समय किया गया है जिस समय औपनिवेशिक शासन भारत में मौजूद है। औपनिवेशिक जो शासन है, औपनिवेशिक शासन जो है उस समय भारत में क्या है, मौजूद है। और ये भी कि इस औपनिवेशिक शासन के खिलाफ तमाम प्रकार के स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे हैं, स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे हैं। और इसके अलावा इनका प्रबल विरोध भी किया है, जितना संभव हो सके प्रबल विरोध भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि भारत में जो पूंजीवाद है, जो हमें अक्सर दिखाई देता है, अक्सर समझ में आता है कि पूंजीवाद ने हमेशा औपनिवेशिक शासन का समर्थन किया है या फिर उससे सहायता प्राप्त करी है, पर ऐसा हमेशा नहीं है। कई सारे पूंजीपति वर्ग ऐसे हैं जो भारतीय पूंजीवाद है उसकी शुरुआत, उसके डेवलपमेंट में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि स्वतंत्र पूंजीवाद है, वो किसी से प्रभावित होकर के पूंजीवाद का विकास नहीं करता, वह स्वतंत्र पूंजीवाद के तौर पर है, एकदम स्वतंत्र पूंजीवाद। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो वो पूंजीवाद के आपको तौर पर देखने को मिलेगा। अन्य देशों के पूंजीवाद से इसी मामले में भिन्न है, ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और है, किस तरीके की भिन्नता है उसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे एक पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि भारतीय पूंजीवाद जो है वो 19वीं सदी के मध्य तक अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा मजबूत रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट रहा है। तो इसकी मजबूती का जो आधार है, पूंजी आधार जो है, ये ब्रिटिशर्स की महिमा से नहीं मिला है, ये उनके कह सकते हैं कि पद पखारने से नहीं मिला है। ये स्वतंत्र सेल्फ ओन्ड डेवलपमेंट है इंडियन, हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद है या फिर कैपिटलिज्म है उसका। तो भारतीय जो पूंजीवाद है वह एक स्वतंत्र तौर से उभरा हुआ देखने को मिलता है आपको, ब्रिटिशर्स के सहयोग से नहीं। दूसरी बात कह रहा है कि भारतीय पूंजीवाद ताबेदार नहीं है। ताबेदार का मतलब वही सहयोगी होना, तलवे चाटना या फिर किसी से सहायता लेना या फिर उसी के बलबूते खड़े होना। तो भारतीय पूंजीवाद उस तरह से नहीं खड़ा हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने आकर के इसको खड़ा किया हो, ठीक है। यानी भारतीय स्वतंत्रवाद, भारतीय जो पूंजीवाद है वह निश्चित तौर पर स्वतंत्र आधार के साथ प्रकट हुआ है, स्वतंत्र आधार के साथ रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक गतिविधियों का समर्थक नहीं है, ना ही उसके द्वारा जो है ये डेवलप हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनफैक्ट यहां पर एक बात आती है बॉम्बे प्लान की। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप देखेंगे तो आपने अक्सर सुना होगा कि पूंजीवाद ये चाहता है कि पूंजीवाद हमेशा स्वतंत्र रहे, उसकी ये इच्छा रहती है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफियर ना हो। जबकि भारत में जो आप देखेंगे जो ये पूंजीवाद है, भारत में जो पूंजीवाद है उसमें बॉम्बे प्लान जो आ रहा है, बॉम्बे प्लान में ये 1944 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 1944 के आसपास देखने को मिलेगा। 1944 में भारतीय तमाम सारे जो पूंजीवादी लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीवादी जो हैं, उन्होंने बॉम्बे में बैठ करके एक निर्णय लिया है और उनका निर्णय भूमि सुधार, उत्पादन, वित्त एवं विपणन, इन सब में सहकारी पद्धति को अपनाने की बात वो रखते हैं। गवर्नमेंट के से जो है नियोजन इन सभी क्षेत्रों में, और जो व्यापारिक जो क्षेत्र हैं, वाणिज्यिक जो क्षेत्र हैं, उसमें नियोजन के लिए भारत से सहयोग चाहते हैं या गवर्नमेंट से सहयोग चाहते हैं, सरकार से। इनफैक्ट 1944 की बात करें तो ये भविष्य यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है कि आगे देश स्वतंत्र होने वाला है। तो स्वतंत्र भारत में किस तरीके से आगे चल करके पूंजीवाद काम करेगा, उसमें गवर्नमेंट का सहयोग उन्हें चाहिए। वे चाहेंगे कि गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएं, उनका सहयोग करें, निवेश रहे जो है, इस तरीके का नियोजन रहे उनका जो है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें के ही उद्देश्य से बॉम्बे प्लान बनाया गया। जबकि अदरवाइज अगर आप देखोगे तो पूंजीवाद ये सब चीज़ें नहीं चाहता है। तो भारत का पूंजीवाद डेफिनेटली इस मामले में अलग है, डेफिनेटली इसमें श्योर है। एक तीसरी बात भी है
तीसरी बात क्या है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, पॉलिटी वीकली ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स है उसका कंपाइलेशन मैं लेकर के आता हूं, और ये कंपाइलेशन आपको शाम 6 बजे प्रत्येक रविवार को देखने को मिलता है। ठीक है, प्रत्येक रविवार को। तो कल भी मैंने आपको शाम को 6 बजे प्रस्तुत किया है। इसमें 4 से लेकर के 15 नवंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इसके अलावा पीवाईक्यू जो हैं, इस टॉपिक, इनमें जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं उनके से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं या फिर संभावित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं टॉपिक पर, वो और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आधार पर मैंने दिए हैं। तो आप लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता भी सकते हैं। इसके अलावा P2I फाउंडेशन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नवंबर का मॉर्निंग बैच शुरू हो चुका है। मॉर्निंग बैच में एनरोल करने के लिए आपका 25 नवंबर जो है वहां से बैच शुरू होगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, P2I फाउंडेशन बैच जो है इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। सेट ऑफ 18 बुक्स आपको इसमें प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 18 किताबों का इसमें जो है आपको पूरा एक सेट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो है आपका प्रीलिम्स के लिए अलग से SIP जब आपका आएगा तो आपको इसमें SIP निःशुल्क दिया जाएगा। मेंस के लिए आपको सक्सेस इन मेंस का प्रोग्राम है वो अलग से दिया जाएगा। निःशुल्क आवासीय सुविधा रहेगी इसमें। निःशुल्क आवासीय सुविधा ये उन लोगों के लिए रहेगी जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो। ठीक है, और फिर इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा। इसमें CSAT की भी क्लासेस आपको दी जाएंगी और करंट अफेयर्स की भी आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी करंट अफेयर्स प्रोग्राम के नाम से। GS की लाइव क्लासेस तो आपको मिलनी ही है। तो ये सब मिलाकर डेली 5-6 घंटे की लाइव क्लासेस भी आपको मिलनी है। बुक्स आपको मिल जाएंगी, आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। नीचे लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाइए, वहां पर जाकर के बाय नाउ वाला ऑप्शन आ रहा है, उस बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखिए विरद लाइव कोड लगाने से आपको कितने का ये बैच पड़ रहा है। ठीक है, कई बार जो यहाँ पर अमाउंट लिखा रहता है उससे भी ज्यादा कम में, यानी उससे भी सस्ते दाम में आपको ये प्राइजेस जो हैं लो होकर के आपको मिल जाती हैं। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओपन बाय नाउ ऑप्शन, वहां पर अवेलेबल ऑफर्स होगा। अवेलेबल ऑफर्स में प्लीज टाइप विरद लाइव विदाउट एनी स्पेस, विरद लाइव। ठीक है, जस्ट चेक इट। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बैच अगर आप देखना चाहते हैं, 2027-28 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट यही होगा। अगर आपके पास में 2-3 साल का समय है तो ये बैच आप ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे कहूंगा नवंबर का मॉर्निंग बैच है, 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, इसमें भी आप विरद लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ जा सकते हैं, सारी सुविधाएं इसमें भी आपको मिलेंगी। देखिए, तीसरी बात की मैं बात कर रहा था, और क्या चीजें हैं जो आपको भारतीय पूंजीवाद के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। 1914 से 1947 तक भारतीय पूंजीपति वर्ग का तेजी से डेवलपमेंट हुआ। अब ये जो पूंजीपति वर्ग का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे हुआ है, आपको देखने को मिलेगा कि ये वो समय है। फिर जब भी बात आती है कि भारत में पूंजीवाद का विकास हुआ, भारत में पूंजीपति वर्ग का डेवलपमेंट हुआ, जब भी इस तरीके की बात आती है तो हमेशा आप देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि इन्होंने ब्रिटिशर्स का सहयोग लिया होगा। जैसे वहाँ से जो चीज़ें आयातित होती थी, विदेश से जो चीज़ें आयातित होती थी, उन्हें भारतीय मार्केट में बेचा जाता था। भारतीय पूंजीपतियों ने भी डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसा ही किया होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा है कि विदेशी आयात के बदले स्वदेशी उत्पादन का हिस्सा बढ़ाया उन्होंने। तो ये एक तरीके से चैलेंज होगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। हम जब आंदोलन की बात करते हैं तो हम ऐसा कोई भी काम जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मजबूत होने के लिए कर रहे हैं वो हमारे आंदोलन को मजबूत कर रहा है, और ये आर्थिक रूप से मजबूती का एक उदाहरण था। ब्रिटिशर्स इसे भी बर्दाश्त तो नहीं कर सकते थे, बट पूंजीपति वर्ग जो है वो गरीब किसान नहीं है या फिर एक जन सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे आप आसानी से क्या नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। वो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसके पास रुपया पैसा भी है, वो एक समाज के एक बड़े वर्ग को नियंत्रित कर सकता है। तो ब्रिटिशर्स इनके साथ बहुत समझदारी से यूज आएंगे, ये चीज़ पूंजीपति भी जानते हैं, सो दैट वो अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो यहाँ पर विदेशी आयात के बदले स्वदेशी उत्पादन का हिस्सा बढ़ा करके पूंजीपति वर्ग ने अपने आप को डेवलप किया, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप उस समय अपना एक पूरा एक पूंजीपति वर्ग अपना अंपायर खड़ा कर रहे हैं, जिस समय ब्रिटिश पूंजीवाद साम्राज्यवाद के रूप में भारत में अपने पैर फैला चुका है और अब अच्छी तरीके से शासन कर रहा है। 1920 के बाद देखिए इस बात के समर्थन के कुछ आंकड़े यहां पर मौजूद हैं। जैसे 1920 के बाद अगर आप देखेंगे
तो ज्यादातर जो निवेश है वो भारतीय पूंजीपतियों का, यानी इंडिया में तमाम सारे जो औद्योगिक विकास आफ्टर 1920 हुए, बेशक उसमें ब्रिटिशर्स का भी योगदान रहा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडियन, वी कैन से, जो कैपिटलिस्ट हैं वो उनका भी कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो 1920 के बाद काफ़ी सारा जो विदेशी निवेश है, जो निवेश है वो भारतीय पूंजियों के ही निवेश है। देसी बाजार में उद्यमियों की बात करी जाए तो 72 to 73% जो है ओवरऑल आपको भारतीय उद्यमियों जो हैं उनका निवेश देखने को मिल जाएगा। जो हमारा संगठित बैंकिंग क्षेत्र है उसमें भी मैक्सिमम आपको बैंकिंग का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारतीयों का ही देखने को मिलेगा। तो भारतीय हैं, ऐसा नहीं है, और ये सब अंग्रेजों के होते हुए हैं। औपनिवेशिक पूंजी वर्ग की यह असामान्य प्रगति है। औपनिवेशिक पूंजीपति वर्ग की असामान्य प्रगति का मतलब क्या है कि ये भारत जो है उस समय कैसा भारत है? औपनिवेशिक भारत है। निवेशिक भारत है। औपनिवेशिक भारत का मतलब हो गया इसमें कोई भी व्यक्ति होगा उसके नाम के आगे आप उपनिवेश जोड़ सकते हैं। तो जो यहाँ का पूंजीपति है, यहाँ का जो पूंजीपति है वो भी कैसा है? औपनिवेशिक पूंजीपति है। औपनिवेशिक पूंजीपति का मतलब ब्रिटिश पूंजीपति से नहीं है। औपनिवेशिक भारत जो है उस औपनिवेशिक भारत का जो पूंजीपति उससे। और औपनिवेशिक पूंजीपति वर्ग की यह असामान्य प्रगति है। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि इट वाज नॉट क्वाइट सिंपल, एज सिंपल कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं। डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और उनके होते हुए भी पूंजीपति वर्ग जो है यहाँ पर इस तरीके की जो प्रोग्रेस है वो शो कर पाता है। उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के समर्थक हैं। ये देख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी बात है कि देखिए 2-3 चीजें हो गई यहां पर। तो अब मतलब ना सिर्फ आपने अपने आप को डेवलप किया है बल्कि विरोध भी किया है और पूंजीवाद का ही विरोध किया है, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीवाद जो है वही भारत में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के तौर पर आपको दिख रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम स्पेशली, शुरुआत के समय में तो चलो ठीक है उन्होंने भारत में व्यापार एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया, यहां तो सब कुछ मिलने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं? भारत में भारत की आर्थिक जो प्रगति है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे मिलने वाला जो भी अर्थ है उसे लेकर के जाना चाहते हैं, तो वो पूंजीवाद है। औपनिवेशवाद जो है भारत में, उपनिवेशवाद में जो ब्रिटिश उपनिवेशी हैं, और ब्रिटिश उपनिवेशी भारत में क्या कर रहे हैं? पूंजीवादी तो वो भी हैं, यानी विदेशी पूंजीवादी जो हैं उनका भारतीय पूंजीवादी जो है वो क्या कर रहे हैं? संघर्ष उनके खिलाफ कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। और यहां पर उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का समर्थन। अब सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं ना। जैसे आपने पिछले जो चैप्टर्स में पढ़ा, जो आपको राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में कितने ऐसे लोग हैं जो ओवरऑल राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये राष्ट्र भारत जो है, ये राष्ट्र भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो। इस चीज़ को गौर से समझिए, अंग्रेजों से क्या हो? आज़ाद हो। इसको प्योरली केवल इसी चीज़ को सोचने वाले कितने लोग आपको दिखे? जैसे कुछ गांधी जी आपको दिख गए होंगे ऐसे करके सोचने वाले लोगों में, हाँ, ऐसे सोचने वाले कितने लोग थे? अब जब आंदोलन चलाए जाते हैं तो आंदोलन में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, बट आंदोलन का अपना एक उद्देश्य ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन मिले। पर जन समर्थन तो क्लासिफाइड है, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। तो आपने इसीलिए प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि जब ये आंदोलन चले तो उसमें जो किसान आंदोलन है वो ऐसे मिक्स हो गए कि पता ही नहीं चला कि ये किसान आंदोलन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए किसान आंदोलन चला है। वास्तविक रूप में किसान का तो अपना एक स्वार्थ है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में किसान का शोषण हो रहा है, या औपनिवेशिक शासन नहीं रहेगा तो किसानों का शोषण नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसे ही हर वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ रहा है। तो यहां पर जो उपनिवेशवाद के खिलाफ अन्य लोगों के जो संघर्ष चल रहे हैं, अन्य जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं जिसमें अन्य वर्ग भी शामिल हैं, उसी वर्ग में ये वर्ग भी शामिल होगा, आंदोलन में संघर्ष में जुड़ेगा वो, यानी उसका समर्थन करेगा। तो समर्थन करने का मतलब यहां पर इंडिपेंडेंट, जैसे किसान आंदोलन भी चले, इंडिपेंडेंटली बहुत सारे श्रमिक आंदोलन भी चले, बट आफ्टर ऑल दे ऑल मर्ज्ड इन टुगेदर विद नेशनल मूवमेंट्स और जो भी उस समय चलाए जा रहे हों। तो
तो यहां पर भी वैसा ही है, बट ये सेपरेटली कोई ऐसे आंदोलन के तौर पे नहीं शुरू हुआ है, बट इन्होंने शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर लिया। तो ये कोई ऐसा शोषित वर्ग थोड़ी है जो अलग से धरना देने, प्रदर्शन करने या युद्ध संघर्ष हथियार उठाने चला जाएगा, बट ये सोचता है कि हमारे कैपिटल का जो फायदा है वो हमें इंडिया में ही मिलना चाहिए और इंडिया को मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कैपिटलिस्ट अगर इंडिया में है तो उस समय थैंक गॉड ही है यार, मतलब कुछ तो ऐसा हम कह ही सकते हैं कि हम अदर देश की जो कैपिटलिज्म थ्योरी है उससे थोड़ा सा हम अलग हैं। हालांकि भारत में भी कुछ कैपिटलिस्ट ऐसे थे जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का समर्थन चाहते थे, बहुत स्वार्थी थे, बट यहाँ अब पूरा ऐसा सिचुएशन रहा हो ऐसा नहीं है। तीसरे दशक के मध्य से थर्ड जो सेंचुरी है, मतलब 1930 से लेकर के 1940 के बीच का जो दशक है, 1930 तक का जो दशक है 1920 से लेकर के, तो वो जो डेकेड है 30th का जो डेकेड है 1920 to 30 का डेकेड है, उसमें कुछ अलग तरीके के विचार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलग तरीके की सोच आपको देखने को मिलेगी, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सोच यही है, इस तरीके की ये सोच है कि हम भारतीय आंदोलन का समर्थन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और आपने देखा कि इस दौरान मतलब तीसरे दशक, चौथे दशक में ही कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन भी बहुत तेजी से चले। 1920 की शुरुआत में अगर आप देखोगे तो 1920 की शुरुआत में घनश्याम दास बिरला, ठीक है, पुरुषोत्तम दास जी, इन सब लोगों ने मिलकर के ये नीड महसूस करी है कि ब्रिटिश पूंजीपति जो हैं और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो है उसके खिलाफ हमें एकजुट होने, हम पूंजीपतियों को एकजुट होने की जरूरत है। और जैसे अन्य, जैसे किसान संगठन होता है, जैसे श्रमिक संगठन होता है, जैसे अन्य दलों के संगठन है, राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सबके अपने अपने संगठन है, वैसे ही पूंजीपतियों का भी एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की आवश्यकता है। और ये एक ऐसा संगठन हो जो यूरोपीय हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले जो संगठन है, जो बहुत मजबूती से एस्टैब्लिश थे, उनके खिलाफ अपनी आवाज को रख सकें, उनके खिलाफ बातें कर सकें, उनसे डील कर सकें। तो वैसा संगठन की आवश्यकता होती है 1920 की शुरुआत में, ठीक है। पूंजीपतियों का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए, हर पूरे देश के पूंजीपतियों का एक संगठन होना चाहिए ऑल इंडिया बेसिस पे, जो यूरोपीय हितों के प्रतिनिधित्व का जो संगठन है उसका क्या कर सके, उसका विरोध कर सके। और इसका परिणाम आपको 1927 में फिक्की के तौर पर देखने को मिलेगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, भारतीय वाणिज्यिक उद्योग महामंडल या महासंघ, एक ही बात है। तो 1927 में आप देखेंगे इन्हीं लोगों के, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास जी के साथ, इन लोगों के प्रयास से, ठीक है, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास, इन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया। और अन्य भी, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि अन्य पूंजीपति भी हैं, अन्य पूंजीपति, वो सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, ये एक संगठन बनाया है जिसका नाम क्या है, फिक्की है। तो अब ये एक बड़ी बात हो गई, एक संघ यहां पर बन गया। भारतीय पूंजीपति वर्ग का ये क्या करेगा, ये पूरे भारत के पूंजीपति वर्ग जो है उसकी जो है उसका समर्थन करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय सरकार की भूमिका निभाने वाला संगठन, राष्ट्रीय सरकार की भूमिका निभाने वाला संगठन मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जब हम औपनिवेशिक शासन की बात कर रहे हैं तो भारत में कई सारे पूंजीपति वर्ग हैं और फिर राजनीतिक संगठन भी हैं। और राजनीतिक संगठन या भारत में चलने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन हैं, उन राष्ट्रीय आंदोलनों में बहुत पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बगैर पूंजी के आंदोलन चले जा रहे हैं, पूंजी तो लगेगी आंदोलन चलाने में। और अगर ऐसे राष्ट्रवादी पूंजीपति हों तो फिर इस तरीके के आंदोलन चलाने में बड़ा समर्थन मिल जाता है और सरकार जो होती है उस सरकार को भी काफी सपोर्ट मिलता है। तो कह रहे हैं राष्ट्रीय सरकार की भूमिका निभाने वाले संगठन के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं। पूंजीपतियों द्वारा साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये करते आए हैं। अब जरा देखिए, आप लोगों ने कई बार कांग्रेस के ऊपर या गांधी जी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हुए देखे होंगे कि आंदोलन चल रहा था सक्सेसफुली, बट ऑल ऑफ द सडन एंड सडनली कि वो जो है आंदोलन विड्रॉ कर लिया गया। और तब मैंने जब आपको विड्रॉ करने के रीजंस बताए थे, तब मैंने बताया था कि एक आंदोलन कितने समय तक चलेगा, और लिटरली किसी भी चीज को हम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं।
और आप तो आज के समय में भी देखते हो, देश में ऐसा नहीं कि वर्तमान समय में आंदोलन नहीं चलते, बहुत सारे मूवमेंट्स चलते हैं, बहुत सारे आंदोलन चलते हैं। शुरुआत में उनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, उसमें जुड़ने वाले लोगों की वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू सरेंडर, नथिंग एल्स। बट ऐसा होता नहीं है। आप देखते हैं कि कुछ समय बीतता है, धीरे धीरे आंदोलन, कई बार वर्षों तक आंदोलन चलते हैं और उसमें जुड़ने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। उसका रीज़न यही है कि कोई भी चीज़, कोई भी आंदोलन इतना लंबे समय तक चलाया नहीं जा सकता। तो उस समय जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे सहयोग आंदोलन हो, चाहे दूसरे क्षेत्रीय आंदोलन हो, कितना लंबा चलाएंगे आप उस आंदोलन को? कहीं ना कहीं एक जगह आती है जहां पर आपको अपनी या तो बात रख करके या तो लड़ लीजिए, या तो समझौता कर लीजिए, या संधि कर लीजिए, या आगे के कुछ मशवरे रास्ते निकाल लीजिए। कुछ करना होता है, मतलब इतना लंबा समय तक नहीं चल सकता है। तो कई बार जब आंदोलन विड्रॉ किए जाते थे तो आरोप लगता था कि कांग्रेस ने या फिर गांधी जी ने पूंजीपतियों का साथ देने के लिए, उनका अहित ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस लिया। बट अभी मैंने आपको बताया कि आंदोलन चलता भी तो कई बार पूंजीपतियों के सहयोग से है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूंजीपति ही ये तय करेंगे कि आंदोलन को कब तक चलाया जाना चाहिए। ये तय करने का काम आंदोलन को चलाने वाले नेतृत्वकर्ता का है। जो नेतृत्व कर रहा है उसका ये काम है, वो तय करेगा कि कितने समय तक हमें ये आंदोलन चलाना है। डेफिनेटली। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, यहां पर यह कहा जा रहा है, कांग्रेस नेताओं को पूंजीपतियों का कई बार सहयोग मिलता था, क्योंकि ये पूंजीपति ऐसा नहीं है कि ये फोरसीनर्स नहीं है, या फिर इन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है, या फिर ये समझ नहीं सकते हैं कि देश में आगे कैसी प्लानिंग होनी चाहिए। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये तो पॉलिटिकल एक संगठन है और ये इकोनॉमिकल संगठन है, जो आप फिक्की वगैरह देख रहे हो। तो तमाम सारे पूंजीपति जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलते जुलते भी थे, जुड़ते भी थे, और कई बार कांग्रेसी नेता जो है पूंजीपतियों से सहयोग प्राप्त करते थे। सहयोग का मतलब सिर्फ पूंजी का सहयोग ही नहीं है, ऑल्दो पूंजी का भी सहयोग मिलता रहा होगा, पूंजी सहयोग ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूंजी सहयोग ही हमेशा ये एक चीज हो, ऐसा नहीं है। दूसरे सहयोग, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, कब तक क्या चीज की जा सकती है, या दूसरे मशवरे, सलाह वगैरह भी कांग्रेस को मिलते थे। तो काफी बड़े सहयोग जो है कांग्रेस को पूंजीपतियों से मिलते रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिक्की का महज आर्थिक हित नहीं है, मतलब फिक्की एस्टैब्लिश हो रही है तो केवल इस बात का संगठन नहीं है पूंजीपतियों का कि राष्ट्रीय स्तर पर हम इस तरीके का संगठन करें कि हमारा जो वर्ग है, हमारे वार्गिक जो उद्देश्य हैं वो पूरे हों। ऐसा नहीं है, केवल ये चीज़ें यहाँ बताया जा रहा है। फिक्की महज आर्थिक हित नहीं, राजनीति में प्रवेश की आवश्यकता को महसूस करती है और वो समझती है कि भारत में ब्रिटिश हितकारी जो है उनका कम जो है हित होना चाहिए, मतलब ब्रिटिश हितकारी जो है उनको धीरे धीरे हटाना होगा। और जो स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा है, ऐसे लोगों का चुनाव हमें करना पड़ेगा जो स्वतंत्रता संघर्ष की ओर हमको लेकर के चल सकते हो, जिनके समर्थन से, हमारे समर्थन से उन्हें और उनके समर्थन से हमें लाभ हो। ऐसे समर्थन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो वहां पे बढ़ रहे हैं। 1928 में पुरुषोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने एक लंबा भाषण दिया और उन्होंने अपने भाषण के सारांश में इस चीज को रखना चाहा है कि भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग जो है, या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग जो है, वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा है। जुड़ा है मतलब पृथक नहीं है, पृथक नहीं है। और वो कहते हैं इस चीज को स्पष्ट, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी। तो वो कहते हैं यही है कि जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ेगा, जिस तरह से, जिस दिशा में आंदोलन बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली उस दिशा में भारतीय वाणिज्य और उद्योग का विकास भी बढ़ेगा। तो 1928 में ये बात आपको फिक्की के ही एक संस्थापक सदस्य कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन आगे चल करके इसी तरीके का समर्थन एक और संस्थापक सदस्य जो घनश्याम दास जी हैं, वो 1030 लिख गया है तो 1930 है बेटा, ठीक है, 1930 में घनश्याम दास बिरला ने भी इसी तरीके के स्टेटमेंट कहा कि सरकार से अगर हम कोई बात कहें और वो भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए सोच ले, तो हम लोग इतना समझ चुके हैं कि ऐसा तो सरकार कभी करने वाली नहीं है, और ना ही कर रही है, ना ही कभी की है। तो ऐसे में सरकार को अपने पक्ष में मोड़ना
कि वो हमारे लिए कोई कानून बनाए, हमारे लिए कोई सहकारी व्यवस्था रखे, या फिर भारतीय पूंजीपति वर्ग को और ज़्यादा आगे बढ़ने दे, ऐसा कोई प्लानिंग तो वो लेकर के आएगा नहीं। और फिर भारतीय पूंजीपतियों के कहने से राष्ट्रीय आंदोलन की मांगों को वो पूरा करने लगे, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कहते हैं कि सरकार को अपने पक्ष में मोड़ना ये असंभव लग रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम ऐसे लोगों का समर्थन करें या ऐसी संस्था का समर्थन करें जिनको समर्थन करने से उसको भी लाभ हो और हमको भी लाभ हो सके। तो डेफिनेटली ये उस चीज को संकेत करता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का क्या करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन का ये क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन इन लोगों ने किया। अब राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करना है, यहां तक ये समझ में आ गया कि पूंजीपति वर्ग भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करेगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने में पूंजीपति वर्ग के पास में कई सारी समस्याएं हैं, असमंजस की स्थिति है। वो कैसी समस्याएं हैं? ये कोई किसान तो है नहीं जिसका सिर्फ एक तरफा मांग हो कि यार तुम हमारे ऊपर से ऋण हटाओ, ब्याज हटाओ, लगान कम करो, निश्चित करो, ये सब चीजें तो है नहीं। और इसमें किसानों को क्या करना था? किसानों को तो किसान लगान कम नहीं हो रही है तब भी खेती कर रहा है और सरकार को दे रहा है, और कम हो रही है तब भी खेती कर रहा है, किसान को दे रहा है। तो एक पक्षीय मांग है कि हमारे ऊपर अत्याचार कम करो, और हम तो तुम्हारा समर्थन वैसे ही कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे लिए उगा करके चीजों को दे ही रहे हैं, तो हमारा जो शोषण करना है वो बंद करो। ये किसान वर्ग या श्रमिक वर्ग की ये मांग है। अब वाणिज्यिक वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग जो है, उसकी मांग इनसे थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल है, द्विपक्षीय है। ये मांग द्विपक्षीय हो सकती है कि अगर हमारे लिए आप ये करिए तो हम भी आपके लिए ये कर सकते हैं। ये द्विपक्षीय मांग हो सकती है। अब ऐसे में पूंजीपतियों को एक आशंका है, एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजें मैं यहां पर दिखा देता हूं। प्रॉब्लम यही है कि जब वो संघर्ष करें, जैसे स्वतंत्रता का संघर्ष तो सीधा औपनिवेशिक शासन के विरोध में है, औपनिवेशवाद यहां पे खत्म हो, खत्म बात, और कुछ नहीं। संघर्ष के लिए रास्ता कौन सा चुने, ये इनके लिए डायलेमेटिक स्टेज है। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल हैं जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में इसको चलाया जा रहा है, बहुत सारे वर्ग इसमें जुड़ रहे हैं और बहुत बड़ा जन समर्थन, जन आंदोलन जो है ये होना शुरू हो रहा है। अब उनका सोचना है कि अगर ऐसे में हमने सविनय अवज्ञा का समर्थन किया, ठीक है, किसका समर्थन किया? सविनय अवज्ञा का समर्थन किया। ये तो तय नहीं है ना कि यह आंदोलन कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, यह आंदोलन कितने दिन चलेगा, यह तय नहीं है। और जब ये आंदोलन चलते हैं इस तरीके के, तो बहुत सारी गतिविधियों को स्टॉप करना पड़ता है विरोध के स्वरूप। जैसे पार्लियामेंट्री काम नहीं होगा, संसदीय कार्य जो उस समय हो रहे हैं, या फिर विधानमंडल में जो चल रहे हैं, विधानमंडल का तो विरोध करने की बात कही जा रही, स्कूल कॉलेजेस बंद करने हैं, व्यापार के लिए हमको कई बार भारत बंद करने जैसी स्थिति या फिर नगर बंद करने जैसी स्थिति की ओर बढ़ना है। तो वाणिज्यिक वर्ग को यह तय करना है कि कैसे वो समर्थन कर सकता है। तो उनका कहना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर लंबे समय तक चला तो इसका एक रूप क्रांतिकारी हो सकता है। भाई आक्रोश बढ़ सकता है ना। हमने अगर आंदोलन शुरू किया सरकार के सामने उस उम्मीद के साथ कि हम आंदोलन चलाएंगे और एक दिन सरकार हमारी बात मान जाएगी, और नहीं मानी और उसने दमन चक्र चलाना शुरू किया, तो आंदोलन का रिस्पांस कैसा होगा? ये और ज्यादा क्रांतिकारी हो जाएगा, इसमें और ज्यादा तेजी से लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हो गया तो हिंसक स्वरूप भी हो सकता है। गांधी जी के आंदोलन की तरह ये भी एक ऐसा आंदोलन है, ये भी एक ऐसा वर्ग है, वाणिज्यिक वर्ग है, जो हिंसा नहीं चाहता है, जो नहीं चाहता है कि हिंसा हो किसी भी तरीके की। तो क्रांतिकारी अगर स्वरूप हो गया तो क्रांतिकारी स्वरूप होने से भी किसको नुकसान है? जो पूंजीपति वर्ग है उसको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा बहुत बड़ी मात्रा में। और अगर लंबे समय तक चला और आक्रामक आंदोलन चला, यानी पहले से ही लंबा और क्रांतिकारी आंदोलन चला, तो इस पक्ष में भी हिचकिचाहट है कांग्रेस के क्या नाम है, पूंजीपति के जुड़ने की, क्योंकि जब तक ये चलेगा तब तक सुचारू रूप से व्यापार नहीं चलेगा, सुचारू रूप से व्यापार नहीं चलेगा। और जब तक सुचारू रूप से व्यापार नहीं चलेगा, हो सकता है व्यापार बंद रहे, बाजार बंद रहे, तो आर्थिक नुकसान भी व्यापारी वर्ग को झेलने पड़ेंगे। तो अगर लंबा चलेगा तो कितने दिनों तक आर्थिक व्यापारी जो है वो नुकसान को झेलेगा। इसलिए उसको बड़ा समस्या है कि वो समर्थन करेगा तो फिर पीछे थोड़ी हटेगा।
अगर समर्थन किया तो कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसका उसे आकलन लगाना है। कितना राजनीतिक या फिर कितना शारीरिक या फिर अन्य तरीके के नुकसान हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके पास में बड़ी पशुपेश वाली स्थिति है। पूंजीपतियों द्वारा संवैधानिक गतिविधियों में हिस्सेदारी का मतलब क्या है? अब इनके पास अगर आंदोलन नहीं है तो दूसरे तरीके की चीज़ हो सकती है। आंदोलन के साथ साथ, जैसे इस तरीके के जो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, इसके साथ साथ एक और ऑप्शन भी है कि ये विधानमंडल में जाएं। और ऐसा नहीं कि विधानमंडल में ये थे विधानमंडल में संवैधानिक गतिविधियों में हिस्सेदारी का मतलब क्या है? अच्छा, जब इस तरीके की चीजें बढ़ जाती थी तो वो चीजों को मोल्ड करके संवैधानिक चीजों की तरफ भी ले आते थे कि अब बातचीत कर ली जाए, बहुत हो गया आंदोलन। तो जब बातचीत की जाती है तो अक्सर आरोप लग जाते हैं कि यार ये तो अपने आर्थिक लाभ के लिए बातचीत कर रहे होंगे, बट हमेशा यहां पर ऐसा बात सत्य नहीं है। जब ये हुआ कि ठीक है इस आंदोलन को रोकते हैं और जो विधानमंडल है उसमें चर्चा करेंगे, कानून बनाएंगे, तो कई बार जो विधानमंडल में विधि बनानी है उसमें भारतीय उद्योगपतियों का समर्थन नहीं मिल पाता था, नहीं करते थे वो समर्थन, क्योंकि उन्हें जब ये महसूस होता था कि हम पूंजीपति जरूर हैं, हम चाहें तो अंग्रेजों से सहायता लेकर के और ज्यादा अपनी पूंजीवाद को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अपने जनसंघर्ष को, अपने आप को जनसंघर्ष से अलग नहीं करना चाहते थे विधानमंडल के अंदर भी। तो कई बार वो विधानमंडल के अंदर भी सरकार के में बैठ करके, सरकार के एक संस्था में बैठ करके सरकार के मुंह पर सरकार का विरोध करते थे और ऐसे कानूनों का विरोध करते थे जो भारतीय हितकारी ना हो। तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि बड़े पूंजीपति वहां जाकर के बैठते थे तो वो हमेशा अपने हिसाब से मंडल को चलाते थे और भारतीयों में अन्य लोगों का वो ध्यान नहीं रखते थे, राष्ट्रीय संघर्ष का उनको ध्यान नहीं था, तो राष्ट्रीय संघर्ष का ध्यान रहता। तो संवैधानिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करते थे वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिकाऊ तरीके से रहते थे। 1934 में फिक्की के अध्यक्ष एनआर सरकार विधानमंडलों की हिस्सेदारी की सार्थकता पे एक बात कहते हैं कि विधानमंडल में जो ये हिस्सेदारी है उसकी सार्थकता कितनी है। इतनी हो तब तक सार्थकता है जब तक कि वो भारत के हितों की बात कर रहे हो। जब वो भारत के हितों की बात नहीं कर रहे हैं तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है, उसका कोई ओपिनियन नहीं है, उसका कोई वो नहीं है। 1930 में तो इनफैक्ट फिक्की के ही तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर औपनिवेशिक सरकार ये चाहती है कि हम पूंजीपतियों से मिलकर के कानून बनवा ले, पूंजीपति वर्ग तो एक देश का बहुत बड़ा नेतृत्व करता है और जिस दिशा में देश को लेना चाहेगा उस दिशा में लेके चला जाएगा, तो अगर हमारे और औपनिवेशिक शासन के बीच में बातचीत हो जाए और अपने हिसाब से देश चला लें, तो ये संभव नहीं था, ये सार्थक नहीं थी चीजें, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा, मतलब कांग्रेस की प्रेजेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी मीनिंग होती थी उसकी, बड़े मायने होते थे उसके, और गांधी जी की बात के भी बड़े मायने होते थे। तो 1930 में नरमपंथियों का विरोध किया जा रहा है। नरमपंथी चाहते हैं कि 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा है, उस सम्मेलन में भारतीय जो है वो पार्टिसिपेट करें। इस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने का नरमपंथियों का जो समर्थन है, उस समर्थन का विरोध पूंजीपतियों ने किया, जबकि वो तो उनके लिए और ज्यादा फायदेमंद था, वो चाहते तो समर्थन कर सकते थे, पर उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर गांधी जी की एब्सेंस जो है वो, उसकी एब्सेंस में, इनकी एब्सेंस में तो आप किसी भी तरीके के समर्थन की बात ही नहीं कर सकते। तो फिक्की ने स्वयं जो है इसका एक क्या किया है, इसका एक विरोध किया है। कांग्रेस के बगैर राजनीति में इंटरफेयर कर ही नहीं जा सकती है, कांग्रेस नहीं है, और ऐसे में फिक्की को मिला करके या फिर जो आर्थिक संगठन जो हमारे देश का है, उस आर्थिक संगठन के द्वारा कोई नेतृत्व ले लिया जाए तो जनसंघर्ष का समर्थन तो कभी मिलेगा ही नहीं और सही दिशा में आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने इसका भी विरोध किया बहुत ज्यादा। परंतु फिर भी अभी भी पशुपेश की स्थिति में तो है ही कि आखिर आगे की नीति हमारी क्या होनी चाहिए। और अल्टीमेटली जो ये संघर्ष कर रहे हैं, जो ये समर्थन कर रहे हैं देश के तमाम सारे राष्ट्रवादी आंदोलनों का, उस आंदोलन के समर्थन से, उस आंदोलन के समर्थन में इनका जो सहयोग है वो कितना फलीभूत होगा, कितना उससे राष्ट्रीय आंदोलन को फायदा होगा या नहीं होगा,
ये एक और विषय वस्तु है जो जानने की है, और इसको जानेंगे हम लोग अगले एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निस्संदेह जो है एक काफी महत्वपूर्ण योगदान पूंजीपतियों का भी आपको मिल रहा। जाते जाते मैं आपको बता दूं, सक्सेस इन प्रीलिम्स को लेकर के एसआईपी का आपको एक बैच उपलब्ध कराया गया है। बेहद शानदार बैच है, जो 2025 में प्रीलिम्स हर हाल में निकालना चाहते हैं, हर हाल में 2025 जो निकालना चाहते हैं, बेहद डेडिकेटेड बैच एसआईपी का 2025 के लिए नवंबर में शुरू हो चुका है। हिंदी का बैच है एक, और इसमें कंप्लीट जो प्रीलिम्स की तैयारी है, प्रीलिम्स की तैयारी वो आपको इसमें कराई जाएगी। आपको डेली बेसिस पे इसमें हम उम्मीद करेंगे कि तमाम सारे ऐसे लोग जिन्होंने सेल्फ स्टडी एटलीस्ट करी है, बेसिक्स से तो नहीं पढ़ाया जा सकता है इसमें। देखिए बहुत स्पष्ट मैं आपको बात बता रहा हूं, एकदम बेसिक से चीजें बताई जाएं ये संभव नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। परंतु जिसको भी थोड़ा बहुत बेसिक का, जिसने एनसीईआरटी या फिर अन्य तरह की किताबें पढ़ी हैं, वो प्रीलिम्स निकालना चाहता है तो ज़रूर इस बैच से जुड़े। मात्र 6,000 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा, या फिर इससे कम में भी मिल सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये कभी कभी क्या होता है कि विरद लाइव कोड आप लगाएंगे और जितना यहाँ पर प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है इससे भी कम दाम में आपको मिल जाता है। इससे ज़्यादा में कभी नहीं मिलेगा, आई गारंटी। ज़्यादा में मिले तो मुझे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, डेफिनेटली कम में मिल जाता है। कैसे पता चलेगा कि इससे भी कम में या फिर इतने में मिल रहा है या नहीं? इसके लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करेंगे आप, वहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाएंगे, अवेलेबल ऑफर्स की बारी आएगी, वहाँ पे लिखेगा विरद लाइव, विरद लाइव। ठीक है, तो भाई जुट जाइए, तैयार हो जाइए। 20 नवंबर जो है इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। शाम को 5 बजे बैच चल रहा है, डेली 3 घंटे की क्लासेज होंगी इसमें। ये जो क्लासेज हैं, क्लासेज लाइव होंगी। ठीक है, क्लासेस लाइव होने के अलावा इसमें आपको डेली 50 क्वेश्चंस के आसपास मिलेंगे अराउंड, जो टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक के आधार पर। इसके अलावा ये जो टेस्ट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में 2 तरीके की टेस्ट सीरीज हैं। एक तो आपका फुल लेंथ टेस्ट है, जो आप किसी भी समय आप इसको अटेंड कर सकते हैं, और एक आपका है सिमुलेटेड टेस्ट। ये थोड़ा सा बाद में कराए जाएंगे जब प्रीलिम्स एकदम करीब आपके आ जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे 2 पाली में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2, तो जो दोनों पालियों में जिस समय पेपर एग्जाम शुरू कराते हैं उसी समय ये टेस्ट शुरू होता है। तो आप बहुत ज़्यादा संतुलित तरीके से तैयार होते हैं। जो कुछ भी आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए वो सब कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है। नोट्स वगैरह सब मिलेंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में, सारी के सारे। ठीक है, कंप्लीट तैयारी करनी है अगर आपको 2026 की, तो 2026 की कंप्लीट तैयारी के लिए मैं कहूँगा कि नवंबर के मॉर्निंग बैच में जुड़ जाइए। सुबह 8 बजे वाला बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, 25 नवंबर से क्लासेस इसमें शुरू हो रही हैं। इसमें आपको लाइव जो क्लासेस मिलेंगी वो 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक मिलेंगी, इसीलिए इसको हम फाउंडेशन बैचेस बोलते हैं। और प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक का लाइव क्लासेस जीएस की भी हैं। इसके अलावा आपको सीसैट की भी क्लासेस मिलेंगी, और इसके अलावा आपको इसमें करंट अफेयर्स जो प्रोग्राम है वो भी आपको मिलेगा। तो वो सारी चीज़ों की सुविधा इसमें मिलेगी। आगे जब आपका 2026 का प्रीलिम्स आ रहा होगा तो जो ये एसआईपी बैच में आपको बता रहा था, जो यहाँ पर 6,000 रुपये का लोग खरीद रहे हैं, ये आपको फ्री में मिलेगा। ये आपको अलग से मिलेगा, क्योंकि अभी आप नवंबर से बैच शुरू कर रहे हो। अगले साल नवंबर दिसंबर आते आते तक, अभी जो नवंबर में आप पढ़ रहे हैं उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आपके दिमाग से आउट हो चुकी होंगी। रिवीजन बैच की बहुत ज़रूरत पड़ती है पढ़ाई करने के दौरान, और उसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो इसमें हेल्पफुल होगा ये एसआईपी, आपको अलग से नहीं परचेज करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की परीक्षा के लिए आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाएगी। निःशुल्क आवासीय सुविधा आपको मिलेगी, और ये जो निःशुल्क आवासीय सुविधा मिलेगी इसमें बस आपको आना है अपने खर्चे पर। फिर उसके बाद मेंस की तैयारी तक रहना खाना यहाँ सब स्टडी IQ आपका व्यवस्था कराएगा, बहुत बढ़िया। और अपने जो भी मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ जो भी हैं सब, और जो हेड मेंटोर हैं, सबके साथ मिलकर के आपकी आंसर राइटिंग की ख़ास तरीके से प्रिपरेशन होगी, एकदम दिन रात कड़ी मेहनत के साथ। तो ये आपको बैच बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, इससे जुड़िए। प्रोसेस वही है, नीचे लिंक दिया है, क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच उन लोगों के लिए है जो 2028, 2027 इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं।
जिनके पास 2-3 साल 4 साल का समय है, नवंबर का मॉर्निंग बैच उनके लिए है। फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ें। 25 नवंबर से सुबह 8 बजे इसमें क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें भी आपको 18 किताबों का जो सेट है वो आपको मिलेगा एकदम। मतलब अब देखिए, ये P2I बैच चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे फाउंडेशन बैच हो, इसमें सिर्फ आप बैच ले लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं परचेज करना है, उसके बाद सब कुछ आपको बस पढ़ना है डेडिकेशन के साथ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, चाहे आप फाउंडेशन बैच लें चाहे P2I लॉन्ग टर्म बैच लें, अगर आप इसके साथ ऑप्शनल भी ले लेते हैं तो ऑप्शनल सेपरेटली 15,000 का मिलता है अराउंड, जब आप विरद लाइव कोड लगाते हैं या कोई भी फैकल्टी कोड लगाते हैं। बट एक सीक्रेट फॉर्मूला ये है कि अगर आप ये P2I लेते समय ऐड ऑन कर लेंगे अगर ऑप्शनल को, तो ये ऑप्शनल तकरीबन 10,000 में ही आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आपकी गारंटी है, तो कम प्राइस में आपको पड़ जाएगा। ऑप्शनल लेना तो है ही। बाकी 10 इयर्स के PYQ सीरीज में आपके लिए सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन के 3 से 4 पार्ट मैंने कंप्लीट कराए हैं, अगले पार्ट्स आपको मिलेंगे। इसकी क्लास डेली बेसिस पर आपको कैसे मिलती है? इसकी क्लास जो मिलती है वो आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 दिन मिलती है ये क्लास आपको, ठीक है। और कब मिलती है? रात 8 बजे, ठीक। तो कल रात 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। चलिए फिलहाल इतना ही। इसकी PDF पाना चाहते हैं, विरद लाइव कोड जो है मेरा, उसी कोड के नाम से आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम से इसके नोट्स मिल जाएंगे। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।